वेलकम बैक। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका स्वागत है। तो जैसे हमने अभी पिछली जो पार्ट था उसके अंदर सोल्ड एक्सरसाइज की थी, तो आज मैं आपको अनसोल्ड एक्सरसाइज करवाऊंगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी बुक के अंदर अनसोल्ड एक्सरसाइज है। तो मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो लेट अस सी कि क्या होता है हमारे पास। तो कुछ क्वेश्चन इसमें थ्योरेटिकल है, वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर लिखना चाहें तो आप साथ में कॉपी के अंदर लिख सकते हैं, मैं उनका डिटेल आंसर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल। तो इसका कहना है कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, उसकी बेसिक थीम क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स की। और उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है उनको उठा के ग्रुप के अंदर रख दिया है, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट कर दिए गए हैं। तो मैं इसका आंसर कैसे फ्रेम करूंगा, मैं लिखूंगा कि इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर अरेंज्ड टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज सच दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर grouped together and elements with different properties are separated from each other, and when they are grouped together तो that is known as a group, and when they are separated तो उसको हम लोग पीरियड बोल देते हैं। क्लियर है सबको। तो नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं देखूं। विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड मेंडलीव यूज टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल एंड डिड ही स्टिक टू दैट। तो इन्होंने कहा कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को लिया था और क्या वो उस पे स्टिक रहा। तो मेंडलीव जी ने क्या किया था कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर। सबसे पहली बात, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी हमारे पास ग्रुप और पीरियड्स थे। तो जब आप लोग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड बोलते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। तो बेसिकली जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर भी हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप थे। तो उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर रखा, कि पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा मास वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो लास्ट वन जो होगा उसका एटॉमिक मास अपने पीरियड में सबसे ज्यादा। फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ। तो मान लो ये फर्स्ट पीरियड था, यहाँ पे सेकंड पीरियड स्टार्ट हो, तो सेकंड पीरियड के जो फर्स्ट का मास होगा वो लास्ट वाले के मास से ज्यादा है, यानी फर्स्ट के जो लास्ट का मास है उससे सेकंड के फर्स्ट का मास ज्यादा होगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर थर्ड का उससे। तो ये मैंने आपको बताया कि उसका अरेंजमेंट क्या था। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो क्या कहें, तो हमें बड़ा क्लियर है कि मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा, एंड ही फाउंड दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर, कि जिन एलिमेंट्स की ऐसा करने से जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वो एक दूसरे के साथ एक ग्रुप के अंदर आ गए। फिर उसने कहा क्या वो इससे स्टिक रहा, बिल्कुल स्टिक रहा। अगर आपने ध्यान से देखा तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में ना, जहां पे उसको लगा कि मुझे यहाँ गैप छोड़ना चाहिए कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जो आज की डेट में डिस्कवर्ड नहीं है, तो उसने उसके लिए गैप छोड़ा। क्लियर। तो जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो एक गैप उसने किसके बाद छोड़ा था, एल्यूमिनियम के बाद। तो एक गैप जो उसने एल्यूमिनियम के बाद छोड़ा था, उस गैप को हम लोग बोलते थे, 10th क्लास में भी आता था, एक्का एल्यूमिनियम। भाई उनकी भाषा में जो एक्का का मतलब होता था बाद में। तो एल्यूमिनियम के बाद उसने एक गैप छोड़ दिया इस तरह से। ऐसे ही जो एक गैप छोड़ा उसने वो सिलिकॉन के बाद छोड़ा, तो उसको हम लोग बोलते थे एक्का सिलिकॉन, मेंडलीव के टाइम। और लेटर ऑन जब वो डिस्कवर हुए तो एल्यूमिनियम के बाद कौन बना, गैलियम, और सिलिकॉन के बाद कौन बना, जर्मेनियम। तो मैं अब आपको इसमें बताता हूं कि अगर मैं लिखता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखता। तो क्वेश्चन था which important property did Mendeleev use to classify the elements। तो हम मैं लिखता इसमें कि Mendeleev arranged the known elements in increasing atomic mass and he found that elements with similar properties were grouped together। ओके, पहला पॉइंट ये लिखता है। इसके बाद में लिखता he left out some blank spaces in his periodic table। For example, first space was left after aluminium known as Eka aluminium, and second one was after silicon known as Eka silicon, and later on they were discovered and named as gallium and germanium। तो बिल्कुल वो जो उसकी स्कीम थी उसके ऊपर वो स्टिक रहा बिल्कुल। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी क्या कहना है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन अप्रोच बिटवीन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो बेटे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में तो मैंने आपको बताया कि इसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा था और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में रखा गया था। तो बेसिक डिफरेंस यही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि मेंडलीव अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो ये बेसिक डिफरेंस था उसका। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर्स justify that the sixth period of the periodic table should have 32 elements। तो यहां पे हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड के अंदर हमें प्रूफ करना है 32 एलिमेंट्स। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? लेटस तो मैं आपको बताता हूं कि सिक्स पीरियड के अंदर हमारे पास किन किन सब शेल्स की फिलिंग होती है। तो सिक्स पीरियड के अंदर फिलिंग होती है पहले तो 6s की। क्लियर है जी? 6s के बाद क्योंकि सिक्स पीरियड से हमारे पास लेंथिनॉइड्स गायब हुए हैं, तो अगर लेंथिनॉइड्स गायब हुए हैं तो फिर किसकी फिलिंग होगी? 4f। 4f के बाद अगर आप देखें तो डी सीरीज शुरू होगी 5d की और लास्ट में आएगी 6p की। तो मेरे पास इन चार सब शेल्स की फिलिंग होती है सिक्स पीरियड के अंदर, 6s की, 4f की, 5d की और 6p की। तो अगर मैं s में देखूं तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1। f के अंदर देखो तो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7। d में देखो तो कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5 और p में देखो तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं इन ऑर्बिटल्स का सम करूं तो मेरे पास 16 ऑर्बिटल्स बनेंगे और हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे कितने बनेंगे? 32 इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था हर इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो दैट मींस मेरे पास कुल मिला के यहां पर 32 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है जी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। इन टर्म्स ऑफ पीरियड एंड ग्रुप वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 114। यहां पर मेरे पास क्या दिया गया है? एक एलिमेंट दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 114 है और ये कह रहे हैं कि आपको इसको अरेंज करना है। तो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में भी बताया था जब 117 कर रहे थे। तो यहां पर जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो कौन रहेगी? रेडोन रहेगी। रेडोन का एटॉमिक नंबर कितना रहेगा बेटे? 86 रहेगा। रेडोन कौन से पीरियड के एंड में था? 6th के। अब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा? 7s आएगा। इसके बाद क्योंकि एक्टिनोइड आएंगे तो एक्टिनोइड क्या आएगा? 5f आएगा। फिर इसके बाद डी सीरीज आएगी 6d और फिर कौन आएगा? 7। तो ये मेरे पास आएगा। तो यहां पर 2, यहां 14, यहां 10। अगर मैं सम करूं 86 + 14 100, 110, 112, तो यहां कितना आएगा? 214। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरा ब्लॉक कौन सा बन रहा है? अगर मैं ब्लॉक देख पाऊं यहां पे तो मेरा p ब्लॉक है। और अगर मान लीजिए मैं पीरियड देख पाऊं तो मेरा पीरियड कौन सा आ रहा है? इस केस में 7th आएगा। और अगर मान लीजिए मैं आपसे ग्रुप पूछूं तो मैंने बताया था कि p के केस में क्या करना है? 12 ऐड करना है। तो 12 + 2 कौन सा आएगा? 14th आएगा। दैट्स इट। तो हमने ये कर दिया है। तो अगर आप इसका नाम भी बोलना चाहे तो इस एलिमेंट का नाम होता है फ्लेवेरियम। Fl से शो करते हैं पर लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, उसने तो सिर्फ पोजीशंस के बारे में पूछा था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमसे एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी, एटॉमिक नंबर पूछा उसका। तो अगर आप लोग देखें कि ग्रुप नंबर कौन सा कह रहा है? 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप है और पीरियड मान लीजिए फर्स्ट ये चला, सेकंड ये चला और पीरियड कह रहा है कि 3rd पीरियड। तो मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा? या तो आपको क्लियर 17th ग्रुप याद, जैसे कि अब हमें पता है कि पहले पीरियड में तो 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन होता है, यहाँ तो होता ही नहीं। और 18th के अंदर जाके कौन लिखते थे? हम लोग हीलियम लिखते थे। ठीक है। तो ये तो होता था हमारा पहला पीरियड। दूसरे में हमारे पास यहाँ से कौन शुरू होता था? लिथियम। ठीक है। और यहाँ पे जाके कौन एंड होता था? नियोन। तीसरे में मेरे पास यहाँ से कौन शुरू होता था? सोडियम। और एंड कहाँ पे होता था? आर्गन के ऊपर। तो आर्गन से पहले कौन आएगा हमारे पास? यहाँ पे क्लोरीन। अब हमें क्लियर है कि वो एलिमेंट कौन है? वो एलिमेंट क्लोरीन है जो बिलोंग करता है 17th ग्रुप को और 3rd पीरियड। ठीक है जी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7।
7वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो आपकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है। यहां पर ये क्या कहता है, विच एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बार्कले लेबोरेटरी। तो था क्या कि इस बुक में ना कई साल पहले एक पार्ट होता था जिसके अंदर एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में बताया जाता था कि भैया अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेबोरेटरीज वर्क कर रही थी। तो उन्हीं में से एक जो लेबोरेटरी थी वो लॉरेंस बार्कली लेबोरेटरी थी। तो उस लेबोरेटरी ने एक एलिमेंट हमें डिस्कवर किया था जो एलिमेंट था लोरेंशियम। तो वो जो हमारा एलिमेंट है, जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, जो इन्होंने पूछा विच एलिमेंट डू यू थिंक हैव बीन नेम्ड बाय, तो एलिमेंट हमारे पास लोरेंशियम था जिसका एटॉमिक नंबर था 103। ऐसे ही जो दूसरी लेबोरेटरी का नाम दिया गया है वो दिया गया है सीबोर्ग्स ग्रुप। तो जो सीबोर्ग्स ग्रुप था, इन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर किया था उसका नाम था सीबोर्जियम, SEABORGIUM, और सिंबल था SG, और एटॉमिक नंबर था 106। तो इसका जो आंसर रहेगा लॉरेंस बार्कली लेबोरेटरी का वो रहेगा 103, और जो सीबोर्ग्स ग्रुप का रहेगा वो रहेगा SG 106। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अब अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आऊं बेटा, तो लेट अस सी क्या कह रहे हैं। व्हाई डू एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका कहना है कि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सिमिलर क्यों होती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक ग्रुप के अंदर जो उनकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो सेम होती है, तो दैट्स व्हाई दे हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल। फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 1 देख लीजिए आप। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, जैसे जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता जा रहा हूं तो आप पाओगे कि जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सेम। ये रीजन होता है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पीछे कि एक ग्रुप के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है सेम रहती है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डज द एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन टू यू। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात बताऊं आपको, तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास क्या होती है, किसी भी एटम के सेंटर से लेके यानी न्यूक्लियस से लेके वो डिस्टेंस जहां तक उसका होल्ड होता है अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर। तो मैंने इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाया, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर जहां तक भी इसका होल्ड होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाते हैं, इसका एटॉमिक रेडियस। तो मैं अगर इसको डिफाइन करूं तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच इट हैज इन्फ्लुएंस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा क्लाउड के ऊपर। बट लेकिन जो जनरली यहाँ पर, क्योंकि +1 छोटी क्लास होती है, तो यहाँ पर बच्चों को जो डिफाइन किया जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है कि सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल जहां तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो दूरी कहलाती है वो दूरी क्या कहलाती है, एटॉमिक रेडियस कहलाती है। फर्दर इसके बाद बेटे हमारे पास क्या होता था कि एटॉमिक रेडियस की कई सारी टाइप्स होती थी। तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, फिर अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं डिटेल बताऊंगा। तो एटॉमिक रेडियाई में सबसे पहले हमारे पास होती थी कोवलेंट रेडियाई। ओके, कोवलेंट रेडियाई के बाद बेटे दूसरी जो होती थी हमारे पास, आपने ध्यान दिया हो तो वंडरवाल रेडियाई भी बोलते थे उसको, वंडरवाल रेडियाई। या फिर एक नाम और होता था नोबल गैसेस के लिए, इनर्ट गैस रेडियाई, इनर्ट गैस रेडियाई। नेक्स्ट जो होती थी हमारे पास वो होती थी मेटालिक रेडियाई। तो ये आपको पढ़ाई गई है, ये आपने ध्यान रखना है, एटॉमिक रेडियस के टाइप्स थे। इसके बाद ये कह रहे हैं कि आयनिक रेडियस से आप लोग क्या समझते हो। तो इसके केस में मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं फिर बता रहा हूं कि हमारे पास ना कोई ऐसा यू कैन से कि रेलेवेंट प्रोसीजर नहीं है कि हम लोग एग्जैक्ट आयनिक रेडियाई फाउंड आउट कर सके। हम लोग यहाँ पे स्केल तो यूज करते हैं, जैसे पोलिंग स्केल हो गया, या एक दो और स्केल है हमारे पास, हैनी का स्केल है, वो भी यूज करते हैं। पर लेकिन फिर भी जो इसका रियल रिजल्ट मिलता है वो एक्सरे स्टडीज से मिलता है हमें। तो हमारे पास क्या होता है कि ये लेट करो कि मेरे पास ये कैटायन है और ये मेरे पास एनायन है। तो इसके कैटायन के न्यूक्लियस से लेके जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है अपने क्लाउड के ऊपर वो डिस्टेंस कहलाता है कैटायनिक रेडियस।
और यहाँ एनायन के सेंटर से लेके जहां तक इसका इन्फ्लुएंस है अपने क्लाउड के ऊपर, वो डिस्टेंस कहलाता है अनायनिक रेडियस। तो जो इन दोनों का सम होता है इसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यानी ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है मेरे पास, ये किस किस का सम होगा, अनायन के रेडियस का और प्लस कैटायन के रेडियस का। तो मैं इसको बोल सकता हूँ आर कैटायन और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, आर एनायन। यानी इसके केस में भी मैं डेफिनेशन यही दे सकता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक रेडियस। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इन केस ऑफ आयन जहां तक इसका इन्फ्लुएंस होगा अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के ऊपर कैटायन का, वो कैटायन की रेडियस होगी, और जहां तक एनायन का होगा वो अनायन की रेडियस होगी। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे क्या कह रहा है, हाउ डू एटॉमिक रेडियाई वेरी इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, हाउ डू यू एक्सप्लेन द वेरिएशन। देखो बेटे बहुत सिंपल है कि अगर मैं एटॉमिक रेडियाई की बात करूं, सबसे पहले मैं ग्रुप की बात करूं, तो जब मैं ग्रुप में जाता हूं तो मेरे पास जो नंबर ऑफ शेल्स है वो बढ़ जाता है। तो मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको बताना चाहूंगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, रब कर दिया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। तो लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87। कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो हीलियम 2s1, नियोन 3s1, आर्गन 4s1, क्रिप्टन 5s1, ज़ीनोन 6s1 और रेडोन 7s1। तो मैं अगर यहां पे देखूं, जब मैं डाउन का ग्रुप जा रहा हूं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी, पर लेकिन कई बार एट द सेम टाइम टीचर कहता है कि चार्ज भी तो बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ने से रेडियस कटनी चाहिए, तो ये दोनों इफेक्ट तो अपोजिट हो गए। बट यहाँ पे एक तीसरा फैक्टर और लगता है जिसको हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, या आपके शब्दों में बोले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्लियर, या शील्डिंग इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, अगर आप यहाँ देखिए दो ही शेल है, तो यानी न्यूक्लियस और आउटर शेल के बीच में पहला शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक स्क्रीन का काम कर रहे हैं। इस केस में क्या हो गया, न्यूक्लियस और आउटर के बीच में दो शेल आ गए। इस केस में 3 शेल आए, या 4 है, या 5 है, या 6 है। यानी कि जब मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो जो स्क्रीन करने वाले शेल्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और स्क्रीन जो इफेक्ट होता है किसको कैंसिल करेगा, न्यूक्लियर चार्ज को। एग्जैक्टली कैंसिल तो नहीं करेगा बट डिमिनिश जरूर करेगा। तो यानी कि जो मेजर इफेक्ट होता है किसका होता है, शेल का। तो इस केस में जो शेल का इफेक्ट रहेगा वो मेजर इफेक्ट रहेगा, बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट था दैट इज डिमिनिश्ड बाय शील्डिंग इफेक्ट। तो इसी वजह से जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं तो रेडियस हमेशा इंक्रीज करती है। और बेटे जब हम लोग एक पीरियड के अंदर जाएंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो मेरे पास जब मैं एक पीरियड में चलता हूं तो यहाँ पे मेरे पास कौन था, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन एक्सेप्शनल। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चार्ज, ये चार्ज। कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2s1, हीलियम 2s2, हीलियम 2s2 2p1, हीलियम 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p4, हीलियम 2s2 2p5। तो जब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, अगर आप देखिए नंबर ऑफ शेल क्या रहे हमारे पास, सेम रहे, बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस वजह से रेडियस लगातार क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो यानी ग्रुप में रेडियस बढ़ती है और पीरियड में रेडियस क्या होती है, घटती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे शेल का इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा। तो जब शेल का इफेक्ट नहीं लगता तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट आपने लगाना है यहाँ पे। क्लियर है जी। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। लेट अस सी क्या कह रहा है। कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो नाम से क्लियर हो रहा है, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज, द स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। नेम ए स्पीशीज, एक ही पूछा है, दैट वुड बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस, फ्लोरीन के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे F नेगेटिव देखूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, क्योंकि 9 तो इसी का एटॉमिक नंबर था, एक एक्स्ट्रा 10। तो इसके कौन हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक, नियोन हो जाएगी, इसका एटॉमिक नंबर 10 है। या सोडियम प्लस आयन हो जाएगा, या मैग्नीशियम 2 प्लस आयन हो जाएगा, या एल्युमिनियम 3 प्लस आयन हो जाएगा। बट इतने हमें नहीं चाहिए,
तो आप जितने चाहे उतने लिख सकती हैं। तो इसने एक ही पूछा है तो मैं आगे कोशिश करूंगा एक पे स्टिक रहूं। अब अगला आपने पूछा है आर्गन पूछा है, एटॉमिक नंबर कितने 18, तो इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? एक तो इससे पहले वाला लिख दिया करो, तो इससे पहले वाला कौन है? क्लोरीन, चार्ज लगा दो नेगेटिव 18 हो जाएंगे, और एक इसके बाद वाला लिख दिया करो, बाद वाला कौन है? पोटेशियम, प्लस लगा दो, दैट्स इट, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम 2+, तो मैग्नीशियम 2+ में कितने हो गए? 10, तो ये ऊपर मैं कनेक्ट कर ही चुका हूं, ये सारे इसी के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट होना ये रुबिडियम, रुबिडियम प्लस है। अब हमें इसके लिए टेबल याद होनी चाहिए, जल्दी मैं टेबल की भी एक वीडियो डालूंगा कि आप कैसे टेबल याद करें। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो क्या बन रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितने हैं हमारे पास? 3। सोडियम का कितना होगा? 11। पोटेशियम का कितना होगा? 19। तो रुबिडियम का कितना होगा? 37। तो यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 37। तो अब मेरे को प्लस दिया गया है यहाँ पे, तो अगर प्लस दिया गया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 36। तो मुझे बताना है कि रुबिडियम प्लस के आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है, तो आप चेक करके बताइए मुझे 36 वाला कौन है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। तो एक तो क्रिप्टन ही हो गया, एक हम लोग इससे बड़ा ले लेते हैं। तो रुबिडियम के बाद अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो स्ट्रोंशियम आता है, तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर होता है 38। तो क्योंकि 36 चाहिए तो क्या कर देंगे? 2+। तो आप लोग चाहे तो इस टाइम ब्रोमीन ले लीजिए, ब्रोमीन नेगेटिव, तो आप चाहे उतने बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर था मेरे पास 11। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेट अस सी कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज, कुछ स्पीशीज दी गई है मुझे। पहली है नाइट्रोजन का आयन है, ऑक्सीजन का है, फ्लोरीन का है, सोडियम का है, मैग्नीशियम का है और एल्यूमिनियम का है। अब कहते हैं कि व्हाट इज कॉमन इन देम, तो अगर आप कॉमन में देखें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए मुझे। 7 + 3 10, 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 में क्योंकि प्लस है तो लूज किया है, कितने रह गए? 10, 12 में से 2 गए 10, 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है यहाँ पे हमारे पास। फिर कह रहे हैं अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनी ग्रेडियंट। तो बड़ा आसान सी ट्रिक बताता हूँ, हर बार एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना छोटा होता है साइज, और जितना नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में, और जितना नेगेटिव होता है उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे नेगेटिव कौन है? ये वाला, तो इसका साइज सबसे बड़ा होगा। नंबर 2 पे O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, सोडियम, फिर मैग्नीशियम। ये ऑर्डर आएगा आपके पास। क्लियर है जी? नेक्स्ट कह रहे कि एक्सप्लेन व्हाई, अब ये हमें एक्सप्लेन ही करना पड़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सप्लेन व्हाई cation are smaller and anion are larger in radii than their parent atoms। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा, ध्यान से देखिए। मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, यहां पे अगर मैं चलूं तो नियोन 3s बनेगी, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो फिर मैं शेल नहीं शो कर पाऊंगा आपको जो मैं करना चाहता हूं। तो इसलिए मैं इसको एक बैक से ले लूं। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूं हीलियम से। हीलियम 2s2 2p6 3s1, ये बनी हमारे पास। और करके लिखना चाहो तो 2a2। दूसरा जो हमें यहाँ पे गिवन है, सोडियम प्लस साइन लेते हैं, कैटायन बना लेते हैं। तो कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? हीलियम 2p6, और करके लिखो तो 2a। तो अगर अब यहाँ नंबर ऑफ शेल्स देखें, पहले कितने थे? 3। अब नंबर ऑफ शेल्स कितने रह गए? 2। क्लियर है? यहाँ पे और भी अच्छा दिखाई देगा आपको। तो अगर नंबर ऑफ शेल कम हुए तो रेडियस भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो पहला रीजन तो हमें पता लग गया। क्या रीजन पता लगा हमें? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीजेस। तो नंबर ऑफ शेल्स डिक्रीज किए तो एटॉमिक रेडियस की क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। नंबर 2 रीजन देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कितना था? 11 था। यहाँ पे भी कितना था? 11 था। तो पहले अगर न्यूक्लियर चार्ज 11 था तो इलेक्ट्रॉन्स 11 ही थे, और अब इलेक्ट्रॉन रह गए 10, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। यार एक बात बताओ, पहले तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए +11 पावर थी, यानी पर इलेक्ट्रॉन 1 पावर लग रही थी। अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, पावर अब भी 11 है, तो मैं और क्लोज खींच पाऊंगा। तो इसलिए दूसरा रीजन क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस।
तो दो रीजन्स की वजह से आपके पास कैटायन की रेडियस डिक्रीज करती है। पहला रीजन क्या है, नंबर ऑफ शेल कम हो जाए, या फिर दूसरा रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए हमारे पास। तो नाउ अगले की तरफ आइए, अगला देखते हैं अगला क्या पार्ट आता है हमारे पास, अनायन का केस था। तो अनायन के केस में मैं आपको क्लोरीन के साथ लेके चलता हूँ। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, नियोन 3s2 3p5। और अगर ये अनायन बन गया तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, नियोन 3s2 3p6। तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहे हैं, शेल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। चार्ज पे आ जाओ, चार्ज कितना था पहले, 17, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतनी प्रोटॉन्स होते हैं। तो 17 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन तो अब भी कितने हैं क्लोराइड में भी, 17 ही है, पर लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं, 18। तो पहले तो 17 चार्ज 17 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा था, अब 18 को करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं आपको बोलूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ सो रेडियाई क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जो क्लोराइड आयन है उसका साइज क्लोरीन से बड़ा होता है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहे हैं, लेट अस सी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म्स आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड ग्राउंड स्टेट व्हाइल डिफाइनिंग द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बड़ा सिंपल है, इधर देखो ध्यान से बेटे। जब एक एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है, चाहे उसने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, जैसे क्लोरीन का केस ले लो मैं, क्लियर, एक कोवलेंट बॉन्ड था इन दोनों के बीच में, या फिर उसने आयनिक बॉन्ड बना रखा है, सोडियम क्लोराइड का केस ले लो मैं। तो एक जो स्पीशीज होती है वो दूसरे की प्रेजेंस को इफेक्ट करती है। तो यानी कि यहाँ पे जो पहला क्लोरीन है इसको दूसरे क्लोरीन की प्रेजेंस इफेक्ट कर रही है, यहाँ पे जो सोडियम आयन है इसको क्लोराइड की प्रेजेंस इफेक्ट कर रही है, और क्लोराइड को सोडियम की प्रेजेंस इफेक्ट कर रही है। तो ऐसे ही जब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज दैट कि मुझे एक यू कैन से कि आयनाइजेशन करनी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास आइसोलेटेड एटम होगा, अकेला होगा, उसके आसपास में और कोई एटम नहीं है, तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाला भी कोई नहीं होगा। तो जब उसको कोई इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं होगा तो जो फोर्सेस होंगी, क्या देखना इधर ध्यान से, ये न्यूक्लियस था या आउटर इलेक्ट्रॉन था। तो हम लोग क्या करते हैं आयनाइजेशन में, हम बाहर से एनर्जी देते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं परमानेंटली, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, जो एनर्जी हमने बाहर से दी है। अगर इसके सराउंडिंग में और एटम्स होंगे तो वो इस फोर्स को इफेक्ट करते हैं, इस न्यूक्लियस के बीच में और इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स को। तो जो आयनाइजेशन की रियल वैल्यू होगी वो हमें नहीं पता लग पाएगी। तो जब हमें रियल वैल्यू नहीं पता लगेगी तो हमारा रिजल्ट डिफर करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बेस्ट अगर आपको चाहिए तो एटम कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस एटम की फॉर्म में, न्यूट्रल। दूसरी चीज, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन करवाते हो तो न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगती है, क्लियर। अब अगर और एटम्स प्रेजेंट होंगे सराउंडिंग में तो वो इसको भी इफेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी रियलिटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इस दौरान क्या होती थी, एनर्जी रिलीज होती थी, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, गेन एंथैल्पी। तो इसलिए कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको आयनाइजेशन और गेन एंथैल्पी की ट्रू वैल्यू मिले तो जो आपका एटम है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट के अंदर और ग्राउंड स्टेट, क्योंकि सबसे जो स्टेबल होता है कोई भी एटम वो ग्राउंड स्टेट के अंदर होता है। तो दैट्स इट। तो ये आपको पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं। इसका कहना है यहां पे कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। अच्छा बेटे, जो ग्राउंड स्टेट होती है उसको मैंने लिखी है E1, भाई उसकी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के अंदर, कितनी एनर्जी है, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो जब आप आयनाइज करते हो तो इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे ले जाते हैं, मतलब परमानेंटली रिमूव कर दिया, और उसकी एनर्जी कितनी सपोज की जाती है, 0। अब कह रहे हैं ये बताइए कि कितनी आयनाइजेशन लगेगी यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे डेल्टा E पूछूं तो डेल्टा E क्या होगा, E इंफिनिटी माइनस E1। तो E इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटे, प्लस। आपका रिजल्ट क्या है, ये जूल में आया आपका आंसर। अब आप लोग इस जूल को बदल सकते हो किलो जूल में। तो अगर आपने इसको किलो जूल में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, कर देंगे 1000 से डिवाइड। और अगर आपको पर मोल चाहिए फिर मल्टीप्लाई कर दो मोल से।
तो आंसर किसमें आ जाएगा, किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे ये क्या कह रहा है कि अमंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स द एक्चुअल आयनाइजेशन एनर्जी फॉलो द ऑर्डर। इसने सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, लेट अस सी। लिथियम है, बोरोन है, बेरिलियम है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ना ऑर्डर एटॉमिक नंबर के हिसाब से नहीं है, थोड़ा डिफर कर रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि व्हाई बेरिलियम हैज हायर आयनाइजेशन फर्स्ट देन बोरोन। ये वाला केस पूछ रहे हैं। कह रहे कि होना तो क्या चाहिए था कि बेरिलियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, सॉरी बोरोन की, पर लेकिन है किसकी ज्यादा, बेरिलियम की। मैं दोनों डिस्कस करता हूं। इधर देखो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है बेरिलियम का, अगर हम लोग बनाए 4, और बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है 5। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2। यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p1। न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +4 +5। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं, नंबर ऑफ शेल क्या रहे, सेम। न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, बोरोन का, तो बोरोन की आयनाइजेशन ज्यादा होनी चाहिए, पर है किसकी, बेरिलियम की। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। तो सेम वही यहां पर भी लगता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, किससे निकालना पड़ेगा, s से, और यहां इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा, p से। और न्यूक्लियस के क्लोज कौन होता है, s। कौन सा इफेक्ट बोलते थे इसको, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो इसी वजह से ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरोन से ज्यादा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि ऑक्सीजन हैज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। तो बड़ा क्लियर है बेटे, नाइट्रोजन के पास कैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हर बच्चे को पता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है। तो इसलिए नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में क्या रीजन है, लेट अस सी, मैं आपको बताता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p4। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हीलियम 2s2 2p5। तो अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो यहां न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, +8। यहां न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, +9। तो फ्लोरीन की जो हमारे पास आयनाइजेशन होगी दैट विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ज्यादा ही रहेगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लेट अस सी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट the first ionization energy of sodium is lower than that of magnesium but its second ionization energy is higher than that of magnesium। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं सोडियम और मैग्नीशियम की। तो लेट अस सी कैसे करना है। सोडियम दिया और मुझे बैठे दिया मैग्नीशियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। मैग्नीशियम का कितना है, 12। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में अगर यहां बनाऊं तो क्या बनेगी, लेट अस नियोन 3s1, और मैग्नीशियम की क्या बनेगी, नियोन 3s2 बनेगी। अब आपने क्या करना है कि इसको अगर आप चाहते हो कि बड़ा अच्छे से अरेंज करें तो हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सोडियम लिखा, ये मैंने मैग्नीशियम लिखा। अब जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट करेंगे। क्लियर। और जैसे आप इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे सोडियम आयन में बदल जाएगा। अगर ये सोडियम आयन में बना तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, नोबल गैस। ये आ गई हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। और जब आप यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ध्यान से देखना बेटे एक बार, तो हमारे पास क्या बनेगा, मैग्नीशियम प्लस आयन, और कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, नियोन 3s। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, जो आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है वो किससे रिमूव करना पड़ेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए जो अगर आप सेकंड अब रिमूव करना भी चाहते हो और इसको Na2+ में बदलना भी चाहते हो तो ये जो वैल्यू होगी वेरी वेरी हाई होगी, बहुत ज्यादा लगेगी। क्यों, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बट इधर देखो, इस केस में अगर ये सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो ये मैग्नीशियम 2+ में बदलेगा और ये नोबल गैस अब आएगा, तो ये तो स्टेबल हो रहा है, तो इसलिए क्या होगी, वेरी वेरी लो। तो सेकंड तो हमें पता लगी कि सेकंड तो सोडियम की ज्यादा होनी है। अब फर्स्ट में आ जाओ। फर्स्ट में देखिए तो नंबर ऑफ शेल क्या सेम है,
पर न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है अगर आप देखें तो मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी वो किसकी ज्यादा रहेगी, मैग्नीशियम की, तो ये वेरी वेरी हाई होगी। तो यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर एंड सेकंड ऑफ सोडियम इज ग्रेटर। तो रीजन क्या है, क्योंकि सोडियम के केस में पहला लूज करके नोबल कोर आ रहा है तो आराम से लूज करेगा, तो इसकी आयनाइजेशन कम होगी, बट यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। सेकंड में क्या है, अब मुश्किल है लूज करना क्योंकि ये नोबल आ चुका है, तो इसलिए इसकी सेकंड वेरी हाई होती है। तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर यू कैन से 18। तो लेट अस सी क्या कह रहा है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द मेन ग्रुप एलिमेंट्स टेंड टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इनका कहना है कि जब आप एक ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, सही बात है। कह रहे हैं कि किस किस फैक्टर की वजह से, तो पहला फैक्टर तो एटॉमिक रेडियाई है, तो नीचे जाते हुए क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है तो आयनाइजेशन क्या करेगी, डिक्रीज। तो यानी कि मैं अगर यहाँ लिखना चाहूं तो आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियाई एक दूसरे की क्या है, इनवर्सली होगी। फैक्टर नंबर 2 अगर मैं देखूं यहाँ पे, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था तो दूसरा जो फैक्टर था हमारे पास, अगर आप देखें शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था नीचे जाते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट शेल था और न्यूक्लियस के बीच में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए थे। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो यानी आयनाइजेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, शील्डिंग इफेक्ट। ये इनवर्सली होगी, एक बार चेक करना, थोड़ा सा बताना मुझे, आयनाइजेशन और शील्डिंग एक दूसरे की इनवर्स होगी या डायरेक्टली होगी। तो जितना शील्डिंग ज्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन कम होगी, तो मुझे यहां क्या लिखना चाहिए, सॉरी इनवर्सली लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर था। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज की क्या होगी, तो न्यूक्लियर चार्ज नीचे जाते हुए बढ़ रहे हैं, तो अगर सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज को देखो तो आयनाइजेशन बढ़नी चाहिए थी, वो तो शील्डिंग ने उसको डिमिनिश कर दिया। तो यानी आयनाइजेशन न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है, डायरेक्टली होती है। बट लेकिन मैंने एक और चीज बताई आपको, शील्डिंग किसको डिमिनिश कर देता है, न्यूक्लियर चार्ज को। तो यहाँ पे जो मेजर फैक्टर रहेगा वो कौन रहेगा, एटॉमिक रेडियाई रहता है। तो इसी वजह से जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन घट जाती है। बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ता है, तो वीडियो लंबी हो चुकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट उसमें डिस्कस करूंगा, बट फिलहाल मैं एक बार आपके साथ क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर देता हूं। तो लेट अस सी की व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। बेटा जी अगर मैं 20वें क्वेश्चन में देखूं तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स वुड हैव ए मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मुझे एक तो दिया गया ऑक्सीजन और एक दिया गया मुझे फ्लोरीन, ठीक है, और दूसरे पेयर में मुझे दिया गया फ्लोरीन और एक मुझे दिया गया क्लोरीन। तो मुझे इनकी गेन एंथैल्पी कंपेयर करनी है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के केस में देखूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 9 और 8 सॉरी, फ्लोरीन का कितना है, 9। तो यहां पे मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, हीलियम 2s2 2p4, और यहां क्या बनेगी, हीलियम 2s2 2p5। अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करना है फ्लोरीन को, और फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, क्या हो जाएगी 2p6। तो वो तो बड़ा जल्दी गेन करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करेगा, और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होती थी मैंने कहा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और उतनी एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उतनी गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी। तो फ्लोरीन के केस में ग्रेटर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, बिकॉज आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन बिकम्स स्टेबल। अगर मैं इस केस में आऊं बेटे गेन एंथैल्पी में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि एक एक्सेप्शनल रीजन है, होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की, पर है किसकी, क्लोरीन की। रीजन, क्योंकि फ्लोरीन के केस में मैंने आपको बताया कि साइज क्या है, छोटा है, और साइज छोटा होने की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ तो जाएगा यहाँ पे pz के अंदर, बट लेकिन वो क्या फेस करेगा, रिपल्शंस। तो इसी वजह से एक्सेप्शनली जो गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। तो ये मैंने 20 तक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं ये सब फिनिश करूं आपकी यूनिट। थैंक यू, जल्दी मिलते हैं।